हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ नेगी। आज हम बात करेंगे जो मेरी उत्तराखंड की लोअर पीसीस की कॉपी थी 2021 की, उसकी आंसर शीट की। तो पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक क्या-क्या हम डिस्कस करेंगे। क्यों मैं ये कॉपी अपनी अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा कॉपी अपलोड करने का एक ये रीज़न है कि जब मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे पास किसी सीनियर का या सिलेक्टेड कैंडिडेट का या इवन नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट की भी एक कॉपी नहीं थी। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि एक कमीशन की कॉपी का होना और उसको प्रत्यक्ष रूप से देखना अपने से कि कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है एस्पिरेंट को। मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे अगर ऐसी कॉपी मिलती तो मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी राइटिंग स्किल्स इसके बिहाफ में बनाता कि लोग कैसा लिख रहे हैं और आंसर्स उसको नहीं, मार्क्स कैसे उसको मिल रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा ये है कि जो भी मेरे सजेशन रहेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा इसमें कि आप कैसे राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जीएस में जीएस 1 और जीएस 2 पेपर होता है। तो इसमें मैं सही से लिख देता हूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और 2 उस टाइम। अब तो शायद जीएस 1, 2 और एक लैंग्वेज और एक एसे। तो ओवरऑल यही है। पहले ऐसे इसमें जीएस में हो गया था, लैंग्वेज वही था और जीएस को उन्होंने तोड़ दिया। तो ये जो था, ये लैंग्वेज का था। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ जीएस 1 में लगभग सब मतलब लोग एवरेज ही स्कोर कर रहे थे, 80, 90, 100 लगभग। और काफ़ी कम लोगों के 100 के अबव थे। लेकिन यहाँ बच्चों के काफ़ी ऊपर थे, 110, 115, 105 ऐसा एवरेज स्कोर चल रहा था। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है। तो जीएस में तो मेरे अच्छे नंबर आए थे 100, लेकिन लैंग्वेज में 87 ही आ पाए। तो आपको ये भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, प्लस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, प्लस आप कहाँ ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कहाँ ज़्यादा स्कोरिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सपोज़ करो यहाँ 90 है एवरेज और यहाँ एवरेज 100 है, लेकिन 90 के ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको 90 तो हर बच्चा ला ही रहा है, तो 90 से ऊपर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत मेहनत करने के बाद आप 100 लाएंगे। लेकिन अगर वो मेहनत आप यहाँ देते तो 100 से आप 110 ईज़िली आ जाते। लेकिन 90 तो आपके यहाँ आ ही रहे। लेकिन आपने इतनी मेहनत करी कि यहाँ 100 ही ला पाए और ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए अगर आप, तो फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ मेहनत करके आप 120 भी ला सकते हो उतनी मेहनत करके, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग है। यहाँ रिवॉर्ड ज़्यादा है, यहाँ रिवॉर्ड कम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा रिवॉर्ड कहाँ मिल रहा है। तो उसके बाद देखिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। इसमें मैंने पूरा ठीक से नहीं लिखा था, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। तो शायद 1944 का कुछ मैंने छोड़ दिया था। तो मैं 5 नंबर से सेटिस्फाई था, मुझे सही मिले थे। ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन। और ये शायद मैंने डेट गलत लिखी थी, शायद मैंने ये भी गलत लिखा था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप कॉपी देख रहे हैं, तो जैसे मेरा सजेशन रहेगा या मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं बता दूंगा। बाकी आप पूरी कॉपी देखते रहिए। हाँ, एक ये है त्रिपीठिका। इसमें
तीनों मैंने लिख दिए थे, लेकिन अगर इनके बारे में थोड़ा-सा भी ब्रीफ़ करके ऐसे लिख देता, सुत्ता पिटका क्या होता है, इसमें क्या है, अभिधम्म में क्या है और विनय में क्या है, तो इसमें एक शायद फ़िलॉसफ़ी है, इसमें वे ऑफ़ लिविंग, इसमें कुछ और ऐसे-ऐसे अगर लिख देते तो वो भी अच्छा इम्पैक्टफुल रहता। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जब ये सवाल मैंने देखा था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, कुछ भी नहीं आइडिया था। उस टाइम मुझे को हालाँकि बच्चों को इसके बारे में पता था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन मुझे 5 नंबर मिल गए थे, जबकि मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको कभी अगर अनएक्सपेक्टेड ऐसा मिल जाए, तो इसको लिखना है तो लिखते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन आपको सपोज़ एवरेज स्टूडेंट अगर 4 ला रहा है, तो आपको सिलेक्शन के लिए 5 या 6 लाना पड़ेगा, और 5.5 भी ले आए तो वो भी अच्छा है। तो 5.5 के लिए क्या आपको उस एवरेज बच्चे से अच्छा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने इसे क्या किया, मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देगा और वो एक सिस्टम है, तो सबसे पहले मैंने उसको एम लिख दिया। तो उसके बाद ये भी मेरा पूरा गेस था। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा कि अर्बन प्लानिंग में यूज़ होगा फॉरेस्ट कवर, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन, पॉलिसी, रिड्यूस कॉस्ट, प्लानिंग में जो भी होगा टाइम एफिशिएंट होगा। हालांकि ये काफ़ी लो क्वालिटी आंसर है, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे 1 या 2 मिलते हैं, वहाँ मैंने 5 का स्कोर ले लिया, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। नैनो टेक्नोलॉजी मैं पढ़ के गया था, लेकिन मैंने इतना अच्छा लिख नहीं पाया, मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले थे इसमें, 3 ही नंबर मिले, हालांकि मैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, लेकिन वहाँ लिख ना पाओ। ये भी इसमें भी मुझे 3.5 मिले थे, ये भी मुझे उस टाइम पे इसके बारे में नहीं पता था, कार्बन क्रेडिट्स ये क्या होता है। तो ऐसे-ऐसे सवाल भी मैंने काफ़ी मिस किए। ये भी इसमें मुझे 6 मार्क्स मिले थे। ये तो खैर नॉर्मली क्वेश्चन था कंप्यूटर का। ये मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा था। तो आप, हाँ, मेरे जो फ्रेंड लोग हैं वो कह रहे थे इतना ज़्यादा कैसे याद रह जाता है, तो ये आपको एक तो मेमोराइजिंग पावर भी होती है, दूसरा ये होता है कि आपने कितना उसे प्रैक्टिस किया है। अगर आपने एक चीज़ को 3-4 बार प्रैक्टिस किया है, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो एग्जैक्टली कैसा लिखना है तो वो प्रैक्टिस से हो जाता है, इतना कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। हाँ, आपको अंदर की चीज़ें थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ कम, मतलब आपको यहाँ अगर कम आ रहा है 6, तो आप अगर प्रिपरेशन में हो, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो वो आप यहाँ का जो 6 है और जो 7 होना चाहिए था, वो आप 7 कहीं और ले लोगे, तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें 6 नंबर इनफ था। इसमें भी ये भी कुछ अच्छा सवाल था, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा आइडिया लगा लिया था फेडरलिज्म से कि मतलब क्या होगा। तो ये मेरा गेस वर्क सही रहा और मेरे को अच्छे मार्क्स भी इसमें मिले। और ये भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, इसमें भी मैंने ठीक-ठाक नंबर ले लिए थे, 7 का स्कोर। ये मुझे ऐसा लगता है कि 7 जो नंबर मिले थे, ये मुझे शायद इसलिए मिले हो क्योंकि और बच्चों ने इसके इस पे अच्छा नहीं लिखा हो, क्योंकि और क्या पता मैंने अच्छा लिखा भी हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 5.5 इसमें मुझे मिलने चाहिए थे, इसमें इन्होंने 7 दे दिए। वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है कि वो कैसे नंबरिंग कर रहा है, लेकिन मोर और लेस अगर आपने अच्छा लिखा है तो 1.5 प्लस माइनस इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप 5 ले आओगे
और वो 7 दे रहा है, अगर आपको लग रहा है 7, अगर आप 7 ला सकते थे लेकिन आपको 5 मिले, तो इतना चल जाता है, प्लस माइनस 1.5 और 2 या 1, इससे ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा आपके किसी भी आंसर में, और वो मोर और लेस ओवरऑल सेम ही हो जाता है। कहीं आपको 7 मिलेंगे तो कहीं आपको अच्छे आंसर्स में भी 6 या 5.5 ऐसे मिल जाएंगे, तो वो मोर और लेस लगभग बराबर हो जाता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे आंसर्स तब के हैं 2021 के, लेकिन 2022 के, लेकिन मैं कहीं पे भी एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डाल सकता हूँ उत्तराखंड के HDR 2018 की रिपोर्ट अगर देखें तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का डेटा डाल सकता हूँ, ठीक है, इसमें भी अच्छे मार्क्स मिले थे 7। कुछ कुछ तो आपके पास ऐसे सवाल आएंगे जो आप मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करो और एकदम से शायद माइंड में भी ना आए। यहाँ पे भी मैं एग्जांपल्स लिख सकता था, यहाँ पे भी तो कहीं कहीं तो मुझे 0 भी मिले। देखिए आप, ये तो पूरा ही ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया था यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे G20 था तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक तो मुझे करंट ईयर की जो प्रेसिडेंटशिप थी, जो चेयरमैनशिप थी, वो लिखनी चाहिए थी कि कौन उस टाइम चेयर कर रहा था। दूसरा, मैं अगर 5-6 कंट्री का नाम भी लिखता वो भी चल जाता, या फिर मैं हेड क्वार्टर लिखता वो भी चल जाता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसलिए मुझे 1 नंबर मिला। इसमें भी मुझे 1 ही नंबर मिला क्योंकि मैंने शायद ये अनएक्सपेक्टेड लिख दिया। मुझे इनके काम के बारे में ज़्यादा लिखना चाहिए था। ये सही था, और इनके जो भी काम थे वो भी लिखने चाहिए थे। ये शायद मैंने गलत लिख दिया हो। नहीं, ये सही है, ये भी सही है। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कम दे दिया इन्होंने, एटलीस्ट 1 देना चाहिए था। मे बी इसलिए क्योंकि नहीं, लेकिन मैंने डेफिनेशन तो पूरी लिखी है, पता नहीं एग्जामिनर के ऊपर है वो क्यों इसे दे रहा है। ये भी मुझे लगता है सही लिखा था, मुझे 1.5 तो मिलने चाहिए थे। मेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये भी मेरे को लगता है सही लिखा, 1.5 मिलने चाहिए थे। लेकिन वही है, कहीं कहीं कभी आपको अच्छे मिलेंगे, कभी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। पंचप्रयाग, ये भी मैंने ठीक ही लिखा था लगभग। अगर हो सकता था तो यहाँ पे मैप भी बन सकता था। बाकी नालंदा, ये तो मुझे सवाल ही समझ नहीं आया क्या लिखना है, लेकिन बहुत इजी सवाल था ये, बस मैं इसमें इतना ही लिख पाया। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी आप मेंस के एग्ज़ाम में फ्यूचर में बैठेंगे, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़े और समझे, तो ही आप उसको उस सवाल की डायमेंशन खोल पाएंगे। तो उस टाइम में इतना मैच्योर नहीं था कि मैं इस सवाल को समझ पाता और इसको खोल सकता। देखिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि वेरियस पीरियड्स एंड फेजेस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इसमें क्या लिखना था, एक तो सही है इंक्रीजिंग फेज, डिक्रीजिंग फेज, फिर इसमें ये भी लिख सकते थे कि जो इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम लाए थे,
वो भी लिख सकते थे, और क्या फ़ीस है, और इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, फर्टिलिटी रेट को इसमें डिफाइन कर सकते थे। और इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मैं लिख सकता था, जिसमें मुझे अच्छे नंबर भी मिलते। मुझे लगता है इसमें 1 या 2 नंबर मिले थे मुझे। तो यही है कि अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए, तो आप उस क्वेश्चन को खोल सकते हैं। और ये भी होता है कि आप जितना क्वेश्चंस को खोलेंगे, जितनी उसकी डायमेंशन लिखेंगे एग्ज़ाम में, इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ठीक से रेलेवेंट चीज़ें लिख रहे हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशंस के साथ, तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो ये कुछ कॉपी है मेरी। मैं कोई ऐसा सवाल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल का एक वो बता पाऊँ, प्रोटोटाइप। जैसे यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो 2018 में आया था, नीति आयोग कर रहा है। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो लिखनी ही थी। एग्जाम्पल में उत्तराखंड के कौन कौन है, शायद 2 या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उत्तराखंड में जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उसको लिखना था। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। 1-2 चीज़ें मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो भी जैसे सवाल है, जैसे यही है जीआईएस का, तो इसमें अगर ये 10 मार्क्स का है तो इसको कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जीआईएस के बारे में बता दो, इंट्रो लिख दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है, इंट्रो में क्या आएगा। अब इसमें सीधे लिख दिया राइट अ नोट, तो इंट्रो आएगा, इसका एप्लीकेशन, बेनिफिट, फीचर जो भी लिख सकें। उसके बाद सीधे कंक्लूजन। मैप आ रहा है तो मैप भी लिख दीजिए। मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ। कोई भी सवाल है उसका, अगर वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं या फीचर पूछ रहे हैं या इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, तो एक ब्रीफ एक लाइन में उसको डिफाइन कर दीजिए। इंट्रो, डिफाइन, व्हाटएवर, ओके। उसको सेकंड में उसके बेनिफिट या फीचर या एप्लीकेशन अगर पूछा है, या फिर जो भी उससे पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है। फिर तीसरा मैप से अगर आप समझा पाए तो वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर चौथा इसके डिसएडवांटेजेस अगर पूछे, ठीक है, लॉसेस, ठीक है। फिर अगर वो सवाल कहीं से भी गवर्नमेंट के रिलेटिव में, जैसे फॉरेस्ट है, गवर्नेंस का सवाल है, जीआईएस का सवाल है, पॉपुलेशन का सवाल है, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक में, अनलेस वो हिस्ट्री से ना हो, तो लगभग मेरे को लगता है सारे ही जो टॉपिक है उसमें आप गवर्नमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। गवर्नमेंट का रेफरेंस देने का ये मतलब है, आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है करंट के रेस्पेक्ट में। आप गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन लिखें या फिर कुछ भी आप गवर्नमेंट को वो लिख सकते हैं। फिर 7 में आप कंक्लूजन लिखे। तो ये काफ़ी आपकी डायमेंशन खुल चुकी है, अब कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए काफ़ी है, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छे से मेहनत करें सभी। थैंक यू।